स्टार्ट। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं मुनेश मीना, पीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय सीटीपीपी छबड़ा 12 जयपुर संभाग। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जनसंचार माध्यम एवं पत्रकारिता। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आपके पाठ्यक्रम में अभिव्यक्ति और माध्यम एक पुस्तक चलती है जो कि हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। प्यारे बच्चों, उसी पुस्तक से संबंधित जनसंचार माध्यम एवं पत्रकारिता की बारीकियों को हम आज जानने का प्रयास करेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हम सिर्फ प्रयास ही नहीं करेंगे बल्कि पूरी तरीके से और बहुत अच्छे प्रकार से, बहुत ठीक प्रकार से इस पुस्तक को, इस जनसंचार माध्यम को एवं पत्रकारिता की बारीकियों को जानेंगे, समझेंगे और निश्चित रूप से हमारे मन में उठने वाले विभिन्न प्रश्नों का समाधान प्राप्त करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, जनसंचार माध्यम, सबसे पहले हम जानेंगे संचार के बारे में कि संचार क्या होता है। संचार शब्द चर धातु के साथ सम उपसर्ग जोड़ने से बना है। इसका अर्थ है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। संचार संदेशों का आदान प्रदान है। दूसरे अर्थों में सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक आदान प्रदान करना या एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना संचार है। संचार माध्यम क्या होता है? संचार प्रक्रिया को संपन्न करने में सहयोगी तरीके तथा उपकरण संचार के माध्यम कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, जनसंचार माध्यम, संचार माध्यम, संचार, इन सबको समझने के साथ में ही बहुत ज़रूरी बात आपको बतानी थी इसी बीच में। तो मुझे एक बात ध्यान आ रही है, मैं बताना चाहूँगा आपको कि भारत में पत्रकारिता की शुरुआत सन 1780 में जेम्स ऑगस्ट इक्की के बंगाल गजट से हुई, जो कोलकाता से निकला था। और हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड को माना जाता है, जो कोलकाता से पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में निकला था। प्यारे बच्चों, इतनी जानकारी के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम जानेंगे संचार के मूल तत्व कौन कौन से होते हैं। संचार के मूल तत्वों में सबसे पहले स्थान आता है संचारक या स्रोत का, यानी जहाँ से समाचारों की या संचार की उत्पत्ति होती है। उसके बाद आता है एनकोडिंग यानी कूटीकरण। तत्पश्चात संदेश। संदेश क्या होता है? जिसे संचारक प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना चाहता है। तत्पश्चात माध्यम। माध्यम क्या होता है? संदेश को प्राप्तकर्ता तक पहुंचाने वाला माध्यम होता है, जैसे ध्वनि तरंगे, वायु तरंगे, टेलीफोन, समाचार पत्र, रेडियो, टीवी आदि। प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता कौन होता है? डिकोडिंग करके संदेशों को प्राप्त करने वाला व्यक्ति। और फीडबैक। संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की जो प्रतिक्रिया होती है उसे फीडबैक के नाम से जाना जाता है। शोर क्या होता है? संचार प्रक्रिया में आने वाली विभिन्न प्रकार की बाधाओं को शोर कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपने जाना संचार के मूल तत्वों के बारे में। तो ये संचार के जो मूल तत्व हैं, इनको आप अवश्य याद कर लें, आपके जीवन में निश्चित रूप से बहुत ही फायदेमंद होगा। आगे चलते हैं और संचार के प्रमुख प्रकार, यानी किस किस प्रकार से संचार होता है हमारे जीवन में, उन्हें जानते हैं। तो सबसे पहले सांकेतिक संचार। सांकेतिक संचार और अमौखिक संचार, दोनों संचार लगभग एक जैसे ही होते हैं, क्योंकि इसमें बिना बोले संकेतों के माध्यम से अपनी बात संचारक कहता है। आगे मौखिक संचार, यानी जो बोल करके वाचन के साथ में बताई जाती है, वो मौखिक संचार होता है। अमौखिक संचार, जिसकी चर्चा हमने सांकेतिक संचार के साथ में की है। अंतर्वैयक्तिक संचार। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि कई बार आप पढ़ते समय अकेले अकेले अपने मन में, अंतर मन में विचार करते हैं, सोचते हैं, बहुत सारी कल्पनाएं, बहुत सारे विचार आते जाते हैं। दैट इज अंतर्वैयक्तिक संचार। और अंतर्वैयक्तिक संचार
अंतर्वैयक्तिक संचार जब दो व्यक्तियों के या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में संचार हो रहा हो तो वो अंतर्वैयक्तिक संचार होता है। समाचार समूह संचार यानी बहुत सारे लोगों के साथ में जो संचार होता है, जो बात का आदान प्रदान होता है, वो समूह संचार होता है। कक्षा शिक्षण इसका एक बेहतरीन उदाहरण हो सकता है। और जनसंचार क्या होता है? यानी यांत्रिक माध्यम से। जनसंचार क्या होता है? प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के द्वारा समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करना जनसंचार कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, आपने जाना कि जनसंचार क्या होता है। जन यानी लोग और संचार में संचार यानी लोगों के साथ में जब कोई भी किसी भी प्रकार का संचार यांत्रिक माध्यम या तकनीकी माध्यम से किया जाए तो उसे जनसंचार कहा जाता है। जनसंचार की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती हैं? जनसंचार में फीडबैक तुरंत प्राप्त नहीं होता है। इसके संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है। संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता। संचारक के लिए या यूं कहें कि जनसंचार के लिए एक औपचारिक संगठन की आवश्यकता होती है। इसमें ढेर सारे द्वारपाल काम करते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जनसंचार के प्रमुख कार्य क्या क्या होते हैं। तो जनसंचार के प्रमुख कार्यों के बारे में जानते हैं। तो जनसंचार का प्रमुख कार्य, सबसे पहला कार्य होता है सूचना देना, तत्पश्चात शिक्षित करना, मनोरंजन करना एवं निगरानी करना, एजेंडा तय करना एवं विचार विमर्श के लिए मंच उपलब्ध कराना। तो प्यारे बच्चों, हमने जाना जनसंचार की प्रमुख विशेषताओं के बारे में, जनसंचार के प्रमुख कार्यों के बारे में। अब आइए पत्रकारिता के विविध आयाम के बारे में जानते हैं कि पत्रकारिता के विविध आयाम क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम पत्रकारिता के बारे में जानते हैं। ऐसी सूचनाओं का संकलन एवं संपादन कर आम पाठकों तक पहुंचाना जिनमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो तथा जो अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित करती हो, पत्रकारिता कहलाता है। दूसरे अर्थों में देश विदेश में घटने वाली घटनाओं की सूचनाओं को संकलित एवं संपादित कर समाचार के रूप में पाठकों तक पहुंचाने की क्रिया या विधा को पत्रकारिता कहते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक बात और जान लेना बहुत जरूरी है कि पत्रकारीय लेखन तथा साहित्यिक सृजनात्मक लेखन में क्या अंतर होता है। प्यारे बच्चों, पत्रकारीय लेखन का प्रमुख उद्देश्य सूचना प्रदान करना होता है। इसमें तथ्यों की प्रधानता होती है, जबकि साहित्यिक सृजनात्मक लेखन भाव, कल्पना एवं सौंदर्य प्रधान होता है। आइए अब समाचार क्या होता है। हम रोज हमारे दैनिक जीवन में समाचारों की बात करते हैं, समाचार सुनते हैं, समाचार सुनाते हैं लोगों को। तो जान लेते हैं कि समाचार क्या होता है। समाचार किसी भी ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ता हो। तो प्यारे बच्चों, आपने यहाँ पर जाना पत्रकारिता, पत्रकारीय लेखन, साहित्यिक सृजनात्मक लेखन एवं समाचार के बारे में जानकारी प्राप्त की। आगे हम संपादकीय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। संपादकीय क्या होता है? प्यारे बच्चों, ये भी जनसंचार और पत्रकारिता से जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है। जिस संपादक और संपादकीय, तो संपादकीय के बारे में यदि हम जान लेंगे तो संपादक के बारे में अपने आप जानकारी हो जाएगी। संपादक द्वारा किसी प्रमुख घटना या समस्या पर लिखे गए विचारात्मक लेख को, जिसे संबंधित समाचार पत्र की राय भी कहा जाता है, संपादकीय कहते हैं। संपादकीय किसी एक व्यक्ति का विचार या राय नहीं होकर समग्र पत्र समूह की राय होता है। इसलिए संपादकीय में संपादक अथवा लेखक का नाम नहीं लिखा जाता है। पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार कौन कौन से होते हैं? खोजी पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता, पीत पत्रकारिता, पेज 3 पत्रकारिता। प्यारे बच्चों, यहाँ पर केवल मैं पत्रकारिता के प्रमुख प्रकारों के बारे में जानकारी आपको प्रदान कर रहा हूँ। आने वाले समय में आगे की जो स्लाइड्स होगी या आने वाले जो वीडियोज होंगे मेरे, उसमें इन पत्रकारिताओं के बारे में विस्तृत जानकारी आपको अवश्य देने का सफल प्रयास करूँगा और आपको अनुग्रहित करूँगा। मैं खुद भी अनुग्रहित होऊंगा। अब हम
जानकारी प्राप्त करते हैं प्रिंट माध्यम यानी मुद्रित माध्यम, जो कि जनसंचार माध्यम या अभिव्यक्ति माध्यम का बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है। प्रिंट मीडिया, छपाई वाले संचार माध्यम को प्रिंट मीडिया कहते हैं। इसे मुद्रण माध्यम भी कहा जाता है। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि इसके प्रमुख रूप होते हैं। मुद्रित माध्यम की विशेषताएं: छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है। इन्हें सुविधा अनुसार किसी भी प्रकार से पढ़ा जा सकता है। यह माध्यम लिखित भाषा का विस्तार है। यह चिंतन एवं विचार विश्लेषण का माध्यम है। मुद्रित माध्यम की सीमाएं या दोष भी होते हैं। आइए उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम किसी काम का नहीं होता है। मुद्रित माध्यम तुरंत घटी घटनाओं को संचालित नहीं कर सकता। इसमें स्पेस तथा शब्द सीमा का ध्यान रखना पड़ता है। इसमें एक बार समाचार छप जाने के बाद अशुद्धि सुधार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार हमने मुद्रित माध्यम की विशेषताएं एवं उसके दोषों को समझा। अब हम मुद्रित माध्यमों के लेखन के समय ध्यान देने योग्य बातों के बारे में जानना चाहेंगे कि मुद्रित माध्यम को लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। भाषागत शुद्धता का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए। प्रचलित भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। समय, शब्द व स्थान की सीमा का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए। लेखन में तारतम्यता एवं सहज प्रवाह होना चाहिए। प्यारे बच्चों, आपने रेडियो या आकाशवाणी का नाम अवश्य सुना होगा। तो रेडियो या आकाशवाणी से संबंधित या रेडियो से संबंधित या आकाशवाणी से संबंधित विभिन्न चरों के बारे में, विभिन्न विषयों के बारे में हम आज आपको जानकारी प्रदान करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उल्टा पिरामिड शैली की। उल्टा पिरामिड शैली वह शैली है जिसमें तथ्यों को महत्व के क्रम से प्रस्तुत किया जाता है। सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य को तथा उसके उपरांत महत्व की दृष्टि से घटते क्रम में तथ्यों को रखा जाता है। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार को 3 भागों में विभाजित किया जाता है: इंट्रो, बॉडी और समापन। इस प्रकार से उल्टा पिरामिड शैली समाचार वाचन की या समाचार लेखन की सबसे उत्तम एवं उत्कृष्ट शैली मानी गई है। प्यारे बच्चों, आगे हम आकाशवाणी एवं दूरदर्शन से संबंधित और विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज रेडियो समाचार लेखन हेतु ध्यान देने योग्य बातों के बारे में। समाचार वाचन के लिए तैयार की गई कॉपी साफ सुथरी और टाइप होनी चाहिए। समाचार कॉपी को ट्रिपल स्पेस में टाइप किया जाना चाहिए। पर्याप्त हाशिया छोड़ा जाना चाहिए। अंकों को लिखने में सावधानी रखनी चाहिए। संक्षिप्त अक्षरों के प्रयोग से बचा जाना चाहिए। प्यारे बच्चों, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, भारत में टेलीविज़न का आरंभ और विकास, इसके बारे में आपको देना बहुत ज़रूरी समझा, इसलिए ध्यान से सुनिए और पढ़िए। भारत में टेलीविज़न का प्रारंभ 15 सितंबर 1959 को हुआ। यूनेस्को की एक शैक्षिक परियोजना के अंतर्गत दिल्ली के पास के एक गांव में 2 टीवी सेट लगाए गए, जिन्हें 200 लोगों ने देखा। सन 1967 के बाद विधिवत टीवी सेवा आरंभ हो गई थी। सन 1976 में दूरदर्शन नामक निकाय की स्थापना हुई। भारत में कलर टीवी और राष्ट्रीय प्रसारण की शुरुआत 1982 में हुई। आइए बच्चों, और जानकारी प्राप्त करते हैं टीवी समाचारों के विभिन्न चरण, यानी टीवी समाचारों में कौन कौन से चरण होते हैं। आपने देखा होगा टीवी पर अक्सर समाचार के दौर में फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़। तो फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ क्या होती है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। समाचार को कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल पहुंचाना। ड्राई एंकर क्या होता है, एंकर द्वारा शब्दों में खबर के विषय में बताया जाना। फ़ोन इन क्या होता है, एंकर रिपोर्टर से फ़ोन पर बात कर दर्शकों तक सूचनाएं पहुंचाता है। एंकर विजुअल्स क्या होते हैं, समाचार के साथ साथ संबंधित दृश्यों को दिखाया जाता है। एंकर वाइट, एंकर का प्रत्यक्षदर्शी या संबंधित व्यक्ति के कथन या बातचीत द्वारा प्रमाणित खबर प्रस्तुत करना। और लाइव, घटनास्थल से खबर का सीधा प्रसारण। एंकर पैकेज, इसमें एंकर द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं संबंधित घटना के दृश्य, बाइट, ग्राफिक्स आदि द्वारा व्यवस्थित ढंग से दिखाई जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, टीवी समाचारों के विभिन्न चरणों के बारे में हमने विस्तृत रूप से जाना, और अवश्य बोर्ड परीक्षा के अंदर कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में इनमें से एक प्रश्न कहीं न कहीं अवश्य बन जाता है। तो आप इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए, समझिए और याद कीजिएगा।
आइए आगे देखते हैं पत्रकारीय लेखन। समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों तथा श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। इसे ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं। पत्रकारीय लेखन का संबंध समसामयिक विषयों, विचारों व घटनाओं से है। पत्रकार को लिखते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वह सामान्य जनता के लिए लिख रहा है, इसलिए उसकी भाषा सरल और रोचक होनी चाहिए। वाक्य छोटे होते हुए सहज होने चाहिए। कठिन भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। भाषा को प्रभावी बनाने के लिए अनावश्यक विशेषणों, प्रचलित शब्दावली और दोहराव का प्रयोग नहीं होना चाहिए। पत्रकार के प्रकार। प्यारे बच्चों, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, ये बात जानना बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए। तो पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं: पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार और फ्रीलांसर या स्वतंत्र पत्रकार। प्यारे बच्चों, पूर्णकालिक पत्रकार क्या होता है? पूर्णकालिक पत्रकार वो होते हैं जो सरकारी पत्रकार होते हैं या पूर्ण सेवा में होते हैं, जिनका वेतनमान सरकार के नियमानुसार निर्धारित होता है। अंशकालिक पत्रकार क्या होता है? अंशकालिक पत्रकार वो होते हैं जो प्यारे बच्चों को अनुबंध पर रखे जाते हैं या कुछ निश्चित समय सीमा के लिए रखे जाते हैं। फ्रीलांसर या स्वतंत्र पत्रकार क्या होते हैं? फ्रीलांसर या स्वतंत्र पत्रकार वे होते हैं प्यारे बच्चों जो एक ही दिन में विभिन्न समाचार पत्रों के लिए अलग अलग समय पर कार्य करते हैं और वेतनमान प्राप्त करते हैं। उन्हें फ्रीलांसर या स्वतंत्र पत्रकार कहते हैं। समाचार के 6 ककार। प्यारे बच्चों, जनसंचार या पत्रकारिता का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है समाचार के 6 ककार। तो कौन कौन से होते हैं समाचार के 6 ककार जिनके ऊपर पत्रकारिता टिकी हुई होती है? आइए जानने का प्रयास करते हैं। समाचार लिखते समय मुख्य रूप से 6 प्रश्नों क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे का उत्तर देने की कोशिश की जाती है। इन्हें समाचार के 6 ककार कहा जाता है। प्रथम 4 प्रश्नों के उत्तर इंट्रो में तथा अन्य 2 के उत्तर समापन से पूर्व बॉडी वाले भाग में दिए जाते हैं। तो आपने जाना 6 ककारों के बारे में। अब हम जानने की कोशिश करते हैं फीचर और समाचार में क्या अंतर होता है। समाचार में रिपोर्टर को अपने विचारों को डालने की स्वतंत्रता नहीं होती है, जबकि फीचर में लेखक को अपनी राय, दृष्टिकोण और भावनाओं को जाहिर करने का अवसर होता है। समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं, जबकि फीचर लेखन की कोई निश्चित शैली नहीं होती है। फीचर में समाचारों की तरह शब्दों की सीमा नहीं होती। आमतौर पर फीचर समाचार रिपोर्ट से बड़े होते हैं। पत्र पत्रिकाओं में प्राय 250 से 200 शब्दों तक के फीचर छपते हैं। विशेष रिपोर्ट एवं प्रकार। सामान्य समाचारों से अलग वह विशेष समाचार जो गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर प्रकाशित किए जाते हैं, विशेष रिपोर्ट कहलाते हैं। विशेष रिपोर्ट के विभिन्न प्रकार हैं। आइए उन्हें जानने समझने का प्रयास करते हैं। खोजी रिपोर्ट। इसमें अनुपलब्ध तथ्यों को गहरी छानबीन कर सार्वजनिक किया जाता है, यानी पब्लिकली किया जाता है। इन डेप्थ रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में सार्वजनिक रूप से प्राप्त तथ्यों की गहरी छानबीन कर उसके महत्वपूर्ण पक्षों को पाठकों के सामने लाया जाता है। विश्लेषणात्मक रिपोर्ट क्या होती है? इस रिपोर्ट में किसी घटना या समस्या का विवरण सूक्ष्मता के साथ विस्तार से दिया जाता है। रिपोर्ट अधिक विस्तृत होने पर कई दिनों तक किस्तों में प्रकाशित की जाती है। विवरणात्मक रिपोर्ट क्या होती है? ऐसी रिपोर्ट जिसमें किसी घटना या समस्या को विस्तार एवं बारीकी के साथ प्रस्तुत किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपने विशेष रिपोर्ट एवं विशेष रिपोर्ट के प्रकार के बारे में जाना। आइए और कुछ अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। स्तंभ लेखन। स्तंभ लेखन क्या होता है? यह एक प्रकार का विचारात्मक लेखन है। कुछ महत्वपूर्ण लेखक अपने खास वैचारिक रुझान एवं लेखन शैली के लिए जाने जाते हैं। ऐसे लेखकों की लोकप्रियता को देखकर समाचार पत्र उन्हें अपने पत्र में नियमित स्तंभ लेखन की जिम्मेदारी प्रदान करते हैं। इस प्रकार किसी समाचार पत्र में किसी ऐसे लेखक द्वारा किया गया विशिष्ट एवं नियमित लेखन जो अपनी विशिष्ट शैली एवं वैचारिक रुझान के कारण समाज में ख्याति प्राप्त हो, स्तंभ लेखन कहलाता है। प्यारे बच्चों, पत्रकारिता का एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होता है रीड रिपोर्टिंग एवं विशेषीकृत रिपोर्टिंग।
आइए इन दोनों का अंतर एवं इन दोनों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बीट रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता में उस क्षेत्र के बारे में जानकारी व दिलचस्पी का होना पर्याप्त है। साथ ही उसे आमतौर पर अपनी बीट से जुड़ी सामान्य खबरें ही लिखनी होती हैं, किंतु विशेषीकृत रिपोर्टिंग में सामान्य समाचारों से आगे बढ़कर संबंधित विशेष क्षेत्र या विषय से जुड़ी घटनाओं, समस्याओं और मुद्दों का बारीकी से विश्लेषण कर प्रस्तुतिकरण किया जाता है। बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को संवाददाता तथा विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को विशेष संवाददाता कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपने बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। आइए अब आलेख लेखन की महत्वपूर्ण बातें हम देखते हैं कि आलेख लिखते समय, क्योंकि आलेख कक्षा 12वीं का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है पाठ्यक्रम का, इसलिए इसके बारे में जानकारी प्रदान करना बहुत आवश्यक है और आपको इसके बारे में जानने का पूरा अधिकार है। और देखिए, समझिए इसको। किसी विषय पर सर्वांगपूर्ण जानकारी जो तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक अथवा विचारात्मक हो, आलेख कहलाती है। आलेख का आकार सुरक्षित होता है। आलेख में विचारों और तथ्यों की स्पष्टता रहती है। ये विचार क्रमबद्ध रूप में होने चाहिए। आलेख लिखते समय ध्यान रहे कि विचार या तथ्य की पुनरावृत्ति न हो। आलेख की शैली विवेचन, विश्लेषण अथवा विचार प्रधान हो सकती है। ज्वलंत मुद्दों, समस्याओं, अवसरों, चरित्र आदि पर आलेख लिखे जा सकते हैं। आलेख गंभीर अध्ययन पर आधारित प्रामाणिक रचना होती है। तो प्यारे बच्चों, आपने आलेख लेखन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें जानी, समझी और पढ़ी। तो उम्मीद है आगे आने वाले समय में आपको आलेख से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। रिपोर्ट या प्रतिवेदन। रिपोर्ट हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। आए दिन विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन होता है। उसमें हर एक कार्यक्रम की रिपोर्ट हमें लिखनी होती है। तो आइए, समाचार पत्रों के लिए रिपोर्ट कैसे लिखते हैं और रिपोर्ट के गुण क्या क्या होते हैं, रिपोर्ट लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, इन सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। सूचनाओं के तथ्यपरक आदान प्रदान को रिपोर्ट या रिपोर्टिंग कहते हैं। प्रतिवेदन इसका हिंदी रूपांतरण है। रिपोर्ट किसी संस्था, आयोजन या कार्यक्रम की तथ्यात्मक जानकारी है। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने अंशधारकों को वार्षिक अथवा अर्धवार्षिक प्रगति रिपोर्ट भेजा करती हैं। रिपोर्ट के गुण: तथ्यों की जानकारी स्पष्ट, सटीक एवं प्रामाणिक होनी चाहिए। संस्था अथवा विभाग के नाम का उल्लेख होना चाहिए। अध्यक्ष आदि पदाधिकारियों के नाम होने चाहिए। गतिविधियां चलाने वालों के नाम होने चाहिए। कार्यक्रम का उद्देश्य, आयोजन स्थल, दिनांक, दिन तथा समय, उपस्थित लोगों की जानकारी, दिए गए भाषणों के प्रमुख अंश, लिए गए निर्णय की जानकारी। भाषा अलंकारिक या साहित्यिक न होकर सूचनात्मक होनी चाहिए। सूचनाएं अन्य पुरुष शैली में दी जाती है। मैं या हम का प्रयोग नहीं होता है। संक्षिप्तता और क्रमिकता रिपोर्ट के गुण होते हैं। नई बात नए अनुच्छेद से लिखें। प्रतिवेदक अथवा रिपोर्टर के हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिए। तो इस प्रकार से हमने रिपोर्ट या प्रतिवेदन से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को जाना, पढ़ा, समझा। आगे फीचर लेखन की बात करते हैं। फीचर लेखन भी आपके पाठ्यक्रम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये इसको भी शामिल हमें अवश्य करना है। तो देखिए, फीचर लेखन समकालीन घटना तथा किसी भी क्षेत्र विशेष की विशिष्ट जानकारी के सचित्र तथा मोहक विवरण को फीचर कहते हैं। फीचर मनोरंजक ढंग से तथ्यों को प्रस्तुत करने की कला है। वस्तुतः फीचर मनोरंजन की उंगली थामकर जानकारी परोसता है। इस प्रकार मानवीय रुचि के विषयों के साथ सीमित समाचार जब चटपटा लेख बन जाता है तो वह फीचर कहा जाता है। अर्थात ज्ञान प्लस मनोरंजन बराबर फीचर। फीचर में अतीत, वर्तमान और भविष्य की प्रेरणा होती है। फीचर लेखन पाठक को वर्तमान दशा से जोड़ता है, अतीत में ले जाता है और भविष्य के सपने भी बुनता है। फीचर लेखन की शैली विशिष्ट होती है। शैली की यह भिन्नता ही फीचर को समाचार, आलेख या रिपोर्ट से अलग श्रेणी में लाकर खड़ा करती है। इस प्रकार से आपने फीचर लेखन के बारे में विस्तृत रूप से जाना। आइए फीचर लेखन के संबंध में
और ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी है जिन्हें फीचर लिखते समय अवश्य हमें अपने जहन में रखनी होती है। समाचार साधारण जनभाषा में प्रस्तुत होता है और फीचर एक विशेष वर्ग व विचारधारा पर केंद्रित रहते हुए विशिष्ट शैली में लिखा जाता है। एक समाचार हर एक पत्र में एक ही स्वरूप में रहता है, परंतु एक ही विषय पर फीचर अलग अलग पत्रों में अलग अलग प्रस्तुति लिए होते हैं। फीचर के साथ लेखक का नाम रहता है। फीचर में अतिरिक्त साज सज्जा, तथ्यों और कल्पना का रोचक मिश्रण रहता है। घटना के परिवेश, विविध प्रतिक्रियाएं व उनके दूरगामी परिणाम भी फीचर में रहा करते हैं। उद्देश्य की दृष्टि से फीचर तथ्यों की खोज के साथ मार्गदर्शन और मनोरंजन की दुनिया भी प्रस्तुत करता है। फीचर फोटो प्रस्तुति से अधिक प्रभावशाली बन जाता है। प्यारे बच्चों, आज जनसंचार एवं पत्रकारिता विषय पर मैंने आपको अपनी तरफ से संपूर्ण और समेकित जानकारी प्रदान करने का भरसक प्रयास किया है। फिर भी यदि आगे भी इससे संबंधित कोई और आपकी शंका हो तो उसका समाधान मैं अपने स्तर पर अवश्य करूँगा। इसलिए आप पूरी मेहनत करें, पूरे मनोयोग के साथ में कार्य करें और इन आने वाले समय का भरपूर सदुपयोग करें ताकि आपका जीवन उच्च और उच्चतर एवं उच्चतम बन सके। धन्यवाद। प्रस्तुति केंद्रीय विद्यालय CTPP छबड़ा। धन्यवाद।